हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज सभी लोग ज्वाइन करेंगे। आज जो सीडीपी के क्वेश्चन है वो काफी अच्छे यहाँ पर दिए गए हैं, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन भी है और थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। क्लियर है? ओके, बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन एज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए, किन के द्वारा दिया गया? आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की यहाँ पर बात करी गई है। हम हमेशा पढ़ते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी सबसे पहले पियाजे ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले किन्होंने दी थी? पियाजे ने दी थी। उसके बाद इन्हीं की इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया था और जब आपका कोलबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट का जो हम लोग आंसर लगाएंगे सभी का सही है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 स्टेज की यहाँ पर बात करते हैं। जीन पियाजे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हुए चलती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे नहीं करना है, सिंपल बताना है, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। ओके, एक आपका हेटेरोनोमस है, एक आपका ऑटोनोमस है। हेटेरोनोमस मतलब जो कि आपका मोरल, मैं लिख ही देती हूँ। हेटेरोनोमस है, ठीक है, एक आपका ऑटोनोमस है। ओके, ये आपका मोरल रियलिज्म की स्टेज है, यानी कि इसके अंदर आपकी जो मोरालिटी है वो लाइक डिवाइन टाइप है। ठीक है, हाँ, अदर थ्योरी उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके साथ साथ ये वाली जो है आपकी वो कौन सी है? मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन है, मोरल रिलेटिविज्म की आपकी स्टेज है, जिसके अंदर आप चीजों को बदल सकते हो जो आपकी भलाई के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। सेकंड, चलिए, हाँ जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग, चलिए, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं आपकी कब विकसित होती है? हाँ जी, सेकंड का आंसर आप लोग मार्क करेंगे। ऑल क्लियर है? ठीक है, डन है। आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अदर थ्योरीज गिवन बाय कोलबर्ग। ओके, सेकंड का बन करेंगे। देखो, जब भी यहाँ पर हम इसका जो आंसर आएगा वो सेंसरी मोटर स्टेज आएगा सेकंड का। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो तो सेंसरी मोटर स्टेज आएगा इसका आंसर। इस पर्टिकुलर सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर हम लोग 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बारे में बात करते हैं। और 0 से 2 वर्ष मतलब कि आपके 0 से 24 महीने की बात करते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर ये जो है वो सब स्टेज में 6 में यहाँ पर डिवाइड हमने कर रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आपका 6 सब कैटेगरी में, सब टाइप्स में यहां पर डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर सबसे पहला आपका होता है रिफ्लेक्सेस, देन होता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, एंड फोर्थ नंबर पर जो आपका होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। देन 5वें नंबर पर होता है आपका टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, लिख सकते हो आप अपने नोट्स में अभी इस चीज को, साथ के साथ आप लोग लिख करके इस चीज को चलेंगे। ठीक है, देन 6ठे नंबर पर होता है अर्ली रिप्रेजेंटेटिव थॉट। ठीक है, अर्ली रिप्रेजेंटेटिव थॉट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा शायद उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ जो लोग मेरे से पढ़ करके गए हैं। तो ये 6 सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपकी 6 सब स्टेज में डिवाइड है। इसको अभी नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है रिफ्लेक्स स्टेज। मैं बता दूंगी क्या चीजें होती है। सेकेंड वन है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसको अगर हिंदी में बात करें तो बोला जाता है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाएं। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन मतलब प्रतिक्रियाओं का समन्वय आप कह सकते हो। ये टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं, और ये आपका अर्ली रिप्रेजेंटेटिव थॉट है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये 6 स्टेज है। सबसे पहले क्या है? रिफ्लेक्स है, यानी कि ये रिफ्लेक्स वाला जो आ जाता है वो मैं अगर बात करूं तो ये 1 सेकेंड 0 से 1 महीने के बीच में होता है। जब बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है, 0 से 1 मंथ का यहाँ पर आप टाइम लगाएंगे, जब बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो बस इतना सा चीजें करता है, सोता रहता है पूरे दिन, और उसको भूख लगे तो जैसे चिड़िया के बच्चे मुंह नहीं खोल लेते हैं, ऐसे वो सोता सोता भी या फिर जग करके ऐसे इधर उधर मुंह खोल लेगा, बस कि कहीं ना कहीं से उसको फीडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है? 1 से 4 मंथ का ये होता है। ठीक है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में मतलब बच्चा जो है वो अपना अंगूठा वगैरह चूसना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। सेकेंडरी में उसको बहुत प्लीजर फील होता है, सारी चीजों को लाइक टॉयज वगैरह को माउथ में डालने की कोशिश करता है। 4 से 8 महीने का होता है ये। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपका कोऑर्डिनेशन वाला। ये 8 से 12 का होता है, और टर्शरी वाला होता है 12 से 18 होता है, और ये जो अर्ली रिप्रेजेंटेटिव है ये 18 से 24 मंथ का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी कैटेगरीज में, कितने सब स्टेज में डिवाइड है, तो 6 में आप बात करेंगे। क्लियर बात हुई? ठीक है, इस चीज को अपने नोट्स में प्लीज एड ऑन कर लेना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है?
यस टर्शरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। चलिए विकास के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये एक यूनिडायमेंशनल है, ये कुमुलेटिव होता है, तो कुमुलेटिव के बारे में पहले भी आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और इंडिविजुअल डिफरेंस भी हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है विकास, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो एक आयामी होता है। कितनी आयामी होता है? बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये हम सारी चीजें पढ़ करके आ रखे हैं। सो 3 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा यहाँ पर। क्लियर बात है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीडीपी के क्वेश्चन काफी अच्छे भी दिए गए हैं, कहते हैं आपको नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, इजी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो वैसे पीआरटी है, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी कब डेवलप हो जाती है? तो ये मैंने आपको जब 4 स्टेज हमने पढ़ी थी ना, सेंसरी मोटर स्टेज, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट और फॉर्मल, तो मैंने आपको बताया था रिवर्सिबिलिटी आपकी कब डेवलप हो जाती है। तो वो आपकी कब डेवलप हो जाती है, फटाफट से मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, मल्टी डायमेंशनल होता है वो। ठीक है, एक डायमेंशनल नहीं होता है। ओके, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो इरिवर्सिबिलिटी की स्टेज है। ठीक है, और जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो आपकी रिवर्सिबिलिटी की स्टेज है। तो कोई भी इसको बी मार्क नहीं करेगा, आपका जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। क्यों आपने इसको बी मार्क किया है? बचपन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा वो इरिवर्सिबिलिटी है, यानी कि उसमें बच्चा रिवर्स करके नहीं कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी कब डेवलप होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल में होती है। क्लियर बात है, ध्यान में रखना। ओके, यस नेक्स्ट करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, चलिए 5th क्वेश्चन देखो, ये अभी आपकी स्क्रीन पर यहीं पर ही दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किसके द्वारा दिया गया है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करी गई है, तो मैं इस चीज को पहले ही क्लियर कर दूं, वर्दिमर के द्वारा दिया गया है। और मैक्स वर्दिमर जो है किसके जनक यहाँ पर माने जाते हैं? गेस्टाल्टिज्म के, गेस्टाल्टवाद के यहाँ पर जनक माने जाते हैं। गेस्टाल्टिज्म जो कि क्या कहता है कि आप किसी भी चीज को ऐसे होल देखते हो, टुकड़ों में ना देख करके। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर गेस्टाल्टिज्म है, इसके साथ हम लोग 6 प्रिंसिपल को यहाँ पर पढ़ते हैं, 6 प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका एक प्रिंसिपल ये भी होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या जाएगा? 5 का 4 जाएगा यहाँ पर। क्लियर बात हुई है? हाँ चलो क्या हुआ? 3B था, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। तो मैंने क्या बता दिया? B तो है 3, B ही तो है। अच्छा, सॉरी, ठीक है, समझ गई मैं। चलो, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किससे बिलोंग करता है? वर्दिमर से बिलोंग करता है। ओके, जिसमें इन्होंने 6 प्रिंसिपल की यहाँ पर बात करी है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, क्लोजर की बात करते हैं, सिमिलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है, फिगरल काउंट की बात करते हैं और सिंप्लिसिटी की बात करते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से करेंगे, काफी आसान ये क्वेश्चन है और रिपीट पे आ रखा है। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है। जब हम साइकोलॉजी करते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की बात करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसको क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई भी आपको सोचने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। Who was the propounder of first laboratory of psychology? जब मैंने आपके साथ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया था, तो मैंने आपके साथ ये भी बताया था कि जो स्कूल ऑफ पहली जो लैब है साइकोलॉजी की, वो किनके द्वारा बनाई गई थी? विलहेल्म वुंड। ठीक है, विलहेल्म वुंड। ओके, जबकि यहाँ पर विलियम वुंट लिखा गया, ये गलत है, विलहेल्म वुंट आएगा। ओके, ये आंसर आप 1 ही जा सकते हो, बिकॉज बाकी तो कुछ है नहीं आगे, वो आप तो जान ही सकते हो। बाकी नाम इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया है। विलियम जेम्स होता है, ठीक है, विलियम जेम्स होता है जो फंक्शनलिज्म के जनक माने जाते हैं, और विलहेल्म वुंट है जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के जनक माने जाते हैं, जिनके साथ हम टिचनर का नाम भी याद करते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म शब्द है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, इसके बारे में कौन बताते हैं? टिचनर बताते हैं, जो कि शिष्य है किनके? विलहेल्म वुंट के। और पहली लैबोरेटरी किसने स्थापित करी थी? भाई इन्होंने स्थापित करी थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, हाँ, कहां पर करी थी? जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में करी थी। ओके,
जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में। अब फटाफट से मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंडिया के अंदर किसके द्वारा किया गया था, पहला लैबोरेटरी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जल्दी से बताएंगे भाई। 7th का जो आंसर बनेगा वो वैसे तो 1 ही बनेगा, बट यहाँ पर मैं अगेन करेक्ट करूंगी, विलियम नहीं है, विलहेल्म है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट स्टेज ऑफ पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। 4 स्टेज की हम बात करते हैं जब भी पियाजे को पढ़ते हैं, तो हम कंक्रीट को पढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल को पढ़ते हैं, सेंसरी को पढ़ते हैं। लेटेंसी जो स्टेज है वो इनकी नहीं है, ये सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो कि साइको एनालिसिस के जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा लेटेंसी स्टेज को दिया गया था। सो 8 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काफी इजी सा ये सवाल है 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वानिया एंड कृष्णनगर, ठीक है, कर्ट लेविन, कोफका और कोला, ट्रिपल की। ओके गुड। चलिए इंडिया के अंदर NN सेन गुप्ता के द्वारा है भाई, NN सेन गुप्ता के द्वारा, ठीक है, कैलकाटा में 1916 में, जो कि आप लोगों ने नहीं बताया, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज। जब हमको ये इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या है कि जब हमको ये लगता है इस पर्टिकुलर स्टेज में कि लोग हमें देख रहे हैं जबकि कोई हमें नहीं देख रहा होता, हमारे अंदर ये चलता रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा क्या कर रहा हूं, लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इमेजिनरी ऑडियंस वो किस स्टेज में होता है, एडोलेसेंस की अवस्था में होता है, किशोरावस्था की अवस्था में होता है। ओके 9th का आ जाएगा डी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। A child says moon is laughing. It indicates which of the following characteristic। एक बच्चा कहता है चांद हंस रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये ईगोसेंट्रिज्म है, ये एनिमिज्म है, ये पॉजिटिविज्म है, या फिर नेगेटिविज्म है। सो विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप सभी को पता है जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान करके चलते हैं तो वो आपका एनिमिज्म कहा जाता है, उसको जीववाद कहा जाता है, ठीक है, कि बच्चे को ऐसे लगता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें फीलिंग्स होती है। सो 10th का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। Which of the following statement is correct according to operant conditioning की थ्योरी है, जिसमें स्कीनर बात करते हैं। ओके स्कीनर बात करते, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने रेट के ऊपर, चूहे के ऊपर। ये बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, ओके साथ ही यहाँ पर पनिशमेंट के बारे में भी इन्होंने बात करी है। रीइंफोर्स का मतलब बिहेवियर इंक्रीज है और पनिशमेंट का मतलब आपका हर तरीके से बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके इसके साथ साथ शेपिंग के बारे में भी कौन बात करते हैं, स्कीनर बात करते हैं। क्लियर बात है, ठीक है। अब यहां पर कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द डिजायर्ड बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। जब भी आपका रीइंफोर्समेंट होगा चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बिहेवियर आपका इंक्रीज ही होगा। और जब आपका पनिशमेंट होता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बिहेवियर आपका डिक्रीज ही होगा। तो आंसर हमारा यही हो जाता है, वंस अ बिहेवियर इज लर्न इट इज नॉट फॉरगेटन। नहीं ऐसा नहीं होता है। पनिशमेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी नहीं होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। ओके सो आंसर क्या आ जाएगा, 11th का 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ 11 का डी क्यों कर रहे हो भाई, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा ऐसा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने इतना जोर डाल के इतने एग्जाम्पल के साथ आपको ये टॉपिक करवाया है ना, जिसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है। अगर आप लोग ये चीजें गलत कर रहे हो देन आई थिंक दिस इज समथिंग सीरियस चीज है थोड़ी सी, ठीक है, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए है। 11 का डी क्यों मार्क कर रहे हो, बस मुझे इतना बता दो। देखो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, इंक्रीज डिजायर, एक सेकेंड, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस अनडिजायरेबल है वो, ये भी तो देखो अनडिजायरेबल, हमको डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज कराना है ना, बात को समझो। ओके ये देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डिजायरेबल बिहेवियर, जो व्यवहार आप वांछित है जो आप करवाना चाहते हो उसे तो इंक्रीज कराओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। 12 देखो, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय हूम। चलिए पर्सनालिटी से है आपका ये सवाल। चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट है प्रोजेक्टिव मेथड्स है पर्सनालिटी मेजरमेंट का, जो कि आपका किसके द्वारा दिया गया था, लियोपोल्ड बेलेक के द्वारा दिया गया था। स्पेलिंग आपके इधर उधर हो सकते हैं, कहीं पर आपको BULL भी लिखा मिल सकता है, बट आपको अगेन मैं यही कहूंगी कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बेलेक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर बात है। और अगर आपसे ये पूछा जाए, चलो मैं आपको पर्सनालिटी का टॉपिक कल ही करवाती हूँ, पर्सनालिटी के अंदर जो भी चीजें होगी मैं आपको मतलब शॉर्ट में, और जितना आपके काम की चीजें होगी उतना ही आपको बताऊंगी एक पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, कल ही लेकर के आती हूँ।
क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपके सामने पर्सनालिटी के सवाल आते रहेंगे, तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट यहाँ पर हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास टाइम है तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग जो वैसे कार्ड की बात करते हैं ना हम इसमें, तो किसी में सब में आपका ह्यूमन के कार्ड होते हैं, इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो कार्ड्स होते हैं वो एनिमल के कार्ड होते हैं, जानवरों के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से में होता है, जो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट में होते हैं। क्लियर बात है। 12 का जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किनके द्वारा प्रोपाउंडेड है? चलिए, किनके द्वारा दी गई है? मैक्लीलैंड के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कर्ट लेविन या फिर हर्ट्जबर्ग, किसके द्वारा यहां पर दी गई है? चलिए, तो ध्यान में रखना इस थ्योरी को मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये 3 नीड की यहां पर बात करती है। ठीक है, 3 पर्टिकुलर नीड की यहां पर बात करते हैं कि हमें किस प्रकार, कितने प्रकार की नीड की होती है हमारे यहाँ पर। हम 3 नीड की बात करते हैं। ठीक है, 3 इच्छाओं की यहां पर बात करती हैं। एक हमारी है अचीवमेंट, ठीक है, एक हमारा है एफिलिएशन एंड थर्ड वन इज पावर। ओके, 3 नीड की बात करते हैं मैक्लीलैंड। तो ध्यान में रखना अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी? 13 का जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ना ना ना, मैस्लो नहीं आएगा। ओके, मैस्लो नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, चेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर बेस्ड है? श्रृंखला के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, सोशल कोग्निटिव थ्योरी में, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हम पढ़ते हैं? जल्दी बताएंगे। जब भी आपको चेनिंग का कंसेप्ट दिखाई दे जाए तो आपके माइंड में डायरेक्टली आ जाना चाहिए है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्या आना चाहिए? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पर आना चाहिए, जिसके अंदर हम चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। चूहा जैसा भी यहाँ पर बिहेवियर शो करेगा उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई आउटकम क्या है। ठीक है, जैसा अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर करेगा तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर वो एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाता है तो उसको पनिशमेंट यहाँ पर मिल रही थी करंट दे करके। ठीक है, तो चेनिंग की जब भी बात आएगी तो आप किस में मार्क करेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग में मार्क करेंगे। सो 14 का आंसर क्या जाएगा? ए नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सो बुद्धि के सारे सिद्धांत मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। थोर्नडाइक के द्वारा नहीं है, स्पीयरमैन के द्वारा नहीं है, थर्स्टन के द्वारा यहाँ पर नहीं है, जबकि ये आपका गिलफोर्ड की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? गिलफोर्ड की थ्योरी है, जिसमें वो 180 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज की बात करती है। और 3 कंपोनेंट है, एक आपका है कंटेंट, एक आपका है ऑपरेशन और एक है प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो सब पार्ट्स है वो 5 है, ये 6 है और ये आपके 6 है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। सबसे पहले 120 थे, बाद में फिर इसके अंदर बदलाव किया गया, फिर आपकी मेंटल एबिलिटीज 150 कर दी गई, अगेन इसको थोड़ा और खोला गया और अब जो आपकी मेंटल एबिलिटीज है वो कितनी है? 180 है। सो आंसर क्या आ जाएगा? 15 का बी आ जाएगा। क्लियर बात हुई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is not a schedule of reinforcement? अगेन आपका जो है क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, कौन सा स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट नहीं है? तो हम यहाँ पर 4 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल रेशियो बिल्कुल है, फिक्स्ड इंटरवल बिल्कुल है, फिक्स्ड रेशियो बिल्कुल है। ठीक है, सॉरी, जो नहीं है वो क्या है? मोटिवेशन। ठीक है, तबीयत खराब हो गई है मेरी। 16 का क्या आ जाएगा? 2। यस, 16 का आ जाएगा 2। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखेंगे। इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? इनसाइट थ्योरी भाई अंतर्दृष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई? बिहेवियरिस्ट वाले नहीं है, स्ट्रक्चरलिस्ट वाले नहीं है, फंक्शनिस्ट वाले नहीं है, आप सभी को पता है गेस्टाल्टिस्ट है। ठीक है, कौन है जी? कोहलर है। ओके, ट्रिपल के में हमारे कोहलर साहब भी है, और कोहलर के द्वारा ये चिंपैंजी पर जिसने एक्सपेरिमेंट किया था ना इनसाइट लर्निंग थ्योरी की, एक सडन आइडिया हमारे दिमाग में आता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो 17 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 18 देखो, द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद, अब देखो कितने इंस्टिंक्ट की हम बात करते हैं। हम यहाँ पर जितने भी इंस्टिंक्ट की बात करते हैं उनके साथ आपके कुछ इमोशन यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, जो आप भाई याद कर लो, रट लो, जो मर्जी करना चाहते हो कर लो। जब भी डर का इमोशन होता है तो डर होता है तो आप उस परिस्थिति से भागते हो, और भागने का मतलब क्या होता है? एस्केप करना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, ये तो आपको रट ही गया होगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अब देखो ये एक फ्री का नंबर है आपके लिए,
कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट IQ की बात हो रही है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का एक करेक्ट फॉर्मूला आपका कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर हमारा मेंटल एज आता है, देन हमारा एक्चुअल एज जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, और उसके बाद हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर क्या आ जाएगा, 19 का बी आ जाएगा। ठीक है, आपसे कोई भी दो चीज दे देंगे और आपको इसमें से निकालना होगा आंसर, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है और आप उसको आराम से वैल्यू पुट करके निकालना होता है। क्लियर बात हुई, एक फ्री का नंबर है ये। ठीक है, हाँ जी, मैं MACA इंटू 100, हाँ यस, 19 का आ जाएगा 2। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी एक्चुअल एज होती है। ओके, फटाफट से मुझे कमेंट में बताएंगे मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बता देंगे, और कब दिया गया था। चलो, मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं है, जल्दी से मुझे एक बार याद दिलाइए। 20th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफिन ब्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल, रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, आपको 5 सिस्टम तो याद करने ही करनी है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है रूल्स और लॉज, वैल्यूज, ये कहाँ रिलेट करता है। तो आप जैसे इसको पढ़ेंगे टक से आप इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, मैक्रो। ठीक है, ये आपका टाइम से रिलेटेड है, ये आपका किसी वैल्यूज से रिलेटेड है आपका। ठीक है, रूल से, लॉज से रिलेटेड है, ये डायरेक्टली आप जिसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं हो बट उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। मीजो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन माइक्रो बताता है, और जो आपका स्कूल है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कजिन है, जो कुछ चीजें वो सब आपके माइक्रो में आ जाता है। ठीक है, हाँ चलिए, सिर्फ ये पूछा है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रामायण नहीं सुनानी है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है। अभी पांडे, बिने, टर्मन और सन, आपने पूरे फॉर्मूले की कहानी बता दी है मुझे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको सारी चीजें पता है। चलो 21 क्वेश्चन देखो, डिसकैलकुलिया इज ए टाइप ऑफ। डिसकैलकुलिया क्या है भाई, एक हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो आंसर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। यस, 21 का क्या आ जाएगा, डी आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजिबल होगा आप सभी को 22, हाँ विजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रीइंफोर्स। पॉजिटिव रीइंफोर्स कौन सा इसमें से नहीं है, हाँ चलिए, बिने 1905। ठीक है, बिने 1905, यस, सपना भाटिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज पॉजिटिव। अब देखो, टॉफी है वो पॉजिटिव होता है, बिस्किट एक पॉजिटिव होता है, मनी पॉजिटिव होता है, बिटर मेडिसिन, जब आप दवा खाते हो तो आप जो है ठीक हो जाते हो। ठीक है, तो जो बिहेवियर था आपका कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है भाई, जो पहले से चीज थी वो आपकी अब डाउन हो रही है, अब आप ठीक हो रहे हो। ठीक है, और इससे कोई भी खा करके, किसी को भी दवाई खा करके इतना अच्छा अनुभव नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्स आप इसको नहीं कह सकते हो। तो 22 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चलिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉम्पोनेंट आपने बताना है। जब भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात होगी मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी, बेंड्यूरा की। ठीक है, बेंड्यूरा की, जिसमें वो किसके बारे में बात करते हैं, मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं, इमिटेशन के बारे में बात करते हैं, ओके, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्लियर बात है, हाँ। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कंडीशनिंग नहीं, पर्सनालिटी नहीं, बल्कि क्या है, रिटेंशन। ओके, क्या है जी, रिटेंशन हम इस चीज में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसी ने दिया इसका करेक्ट आंसर, 23 का जो आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। यस, गुड। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24। सिगमंड फ्रॉइड क्या कैसे जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इज नोन फॉर सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव या फिर मोरल। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, ओरल, एनएल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ये 5 स्टेज इनके द्वारा दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और महा आसान सवाल है ये। आप जितने भी आपको 20 से 30 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आई डोंट थिंक सो किसी का भी गलत होगा। 90 से 110 का IQ रेंज आपसे पूछा गया है, तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। इसको अगर जो गलत कर रहा है तो भाई मैं क्या ही बोलूं, एवरेज इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
यस ममता शर्मा, यस, अटेंशन, अटेंशन और प्रोडक्शन कह लो, रिप्रोडक्शन कह लो या फिर मोटिवेशन, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 25 का जो आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। भाई ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टि बाधित है, जिनको या तो कम दिखाई देता है, 70-80% से ज्यादा उसको नहीं दिखाई देता है, या फिर उनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो आप किस टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे? PECS का आप इस्तेमाल करेंगे या फिर साइन लैंग्वेज, या आपका पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, या फिर साइन लैंग्वेज या फिर टेलर फ्रेम। तो ध्यान में रखिएगा इसका आंसर यहाँ पर टेलर फ्रेम हो जाता है। मैथमेटिक्स को टीच करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं ऐसे बच्चों को जिनको दिखने में प्रॉब्लम है। ओके, PECS होता है ऐसे बच्चों के लिए जो मेंटली रिटार्डेड होता है, जो ऐसे सवाल डायरेक्टली उनसे अगर कुछ पूछे तो आंसर नहीं कर पाते, आप उनको पिक्चर्स दिखाते हो, इसके बेस पर आप उनसे ये जानना चाहते हो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज बेसिकली उनको करवाया जाता है, साइन जैसे वो नहीं होता, टीवी वगैरह में भी आता है, जिनको सुनता नहीं है, ठीक है, जो डीफ होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा सुनता नहीं है, उनके लिए साइन लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, हाथों से कुछ बातें होती उनकी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा C। हाँ नेक्स्ट देखो 27। द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबोडोल सपोर्ट्स। चलिए बोबोडोल जब भी आ जाएगा मतलब हम किनको ध्यान में रखेंगे? बेंड्यूरा ने क्या दिया था? सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पर दी थी। ठीक है, सो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा? सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल। 3 लेवल की हम बात करते हैं कोलबर्ग में, और जब भी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए तो सिंपल सी बात है, कौन सा है हमारा? पहले नंबर के स्टेज है, और पहले नंबर के स्टेज है तो आपकी कौन सी स्टेज होगी, कौन सा लेवल होगा आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल होगा। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल होगा। सो 28 का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी किनके द्वारा दिया गया है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाला टर्म तो कितनी बार मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर रखा है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किनके द्वारा दिया गया है? सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया। ये जो 21 से 30 नंबर के क्वेश्चन है वो आप विद इन 2 to 3 मिनट भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए 30 देखिए। अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवर्ड्स हिज मदर। मदर के लिए जब भी लड़के का अट्रैक्शन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रा होता है जो फीमेल बच्चा होता है ना, ठीक है, जो गर्ल होती है उनका अट्रैक्शन अपने फादर के प्रति, ठीक है, वो इलेक्ट्रा होता है। और जो बॉय है उन जिनका मदर के प्रति अट्रैक्शन है वो ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, फ्री का 1 नंबर। चलो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर अभिप्रेरणा टॉपिक की बात हो रही है। ओके, सो किसने दिया है भाई? नीड थ्योरी की यहाँ पर बात करी जा रही है, किसने दी है? ये बिल्कुल सही बात है, मैस्लो ने ये दी है। ठीक है, मैस्लो ने 5 प्रकार के नीड की यहाँ पर बात करी है। ठीक है, 5 प्रकार के नीड की यहाँ पर बात करी है। सबसे पहला नीड आपका कौन सा है? फिजियोलॉजिकल आपका नीड है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका कौन सा नीड हो जाएगा? सेफ्टी से रिलेटेड आपका नीड हो जाएगा। देन आपका लव एंड बिलोंगिंग हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर पर। 4th नंबर पर आपका सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, एंड 5th नंबर पर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की यहाँ पर नीड हो जाती है। सो ये 5 नीड आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is not a projective technique of personality assessment। वही सवाल हम भाई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट का कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड यहाँ पर नहीं है? 2-3 प्रकार के मेथड की हम बात करते हैं, एक हमारा सब्जेक्टिव होता है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और एक हमारा प्रोजेक्टिव होता है। तो कौन सा नहीं है? तो वर्ड एसोसिएशन होता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है, एक्सप्रेशन मूवमेंट भी होता है। जो नहीं होता है वो आपका सोशियोमेट्री होता है। ठीक है, सोशियोमेट्री आपका कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। सेकेंड का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करेंगे, बहुत ही भाग भाग के। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक है उसमें कोई भी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, और यही आपको एग्जाम में भी करना है। नोट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। 2 प्रकार के मोटिव होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिव। इंट्रिंसिक वो होता है जो बाय बर्थ हमारे अंदर होता है, जो इन्नेट होता है, जन्मजात होता है। एक्सट्रिंसिक होता है जो बाहरी तरफ से होता है। ठीक है, जो आप चीजें बाहर की चीजों के लिए करते हो, अपने सेल्फ के लिए नहीं करते हो। सो कंप्लीटिंग ट्रॉफी के लिए करना एक्सट्रिंसिक होता है। हमसे तो नोट पूछा है मतलब हमें इंट्रिंसिक ढूंढना है।
सैलरी के लिए अगर आप जॉब कर रहे हो बिल्कुल एक्सट्रिंसिक है। डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपका किस में चला जाएगा, इंट्रिंसिक में चला जाएगा। यस, थर्ड का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा जी, हाँ थर्ड का आंसर बन जाएगा सी। फोर्थ देखो, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द डैश ऑफ द स्टूडेंट। यहां पर जो आपके थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है जिसको किसके द्वारा दिया गया था, मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया था 1935 में, ठीक है 1935 में इसको मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा, और बाद में मॉर्गन के द्वारा इसको 1939 में फिर से रिवाइज भी किया गया था। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके 30 कार्ड्स होते हैं इसमें, जिसमें 10 जो होते हैं वो मेन के होते हैं, 10 जो होते हैं वुमेन के होते हैं, और 10 जो होते हैं वो बोथ होते हैं, ठीक है दोनों के होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रख लेना। पर्सनालिटी की बात कर रहा है, किसके, व्यक्तित्व के मापन के ये तरीके हैं, पर्सनालिटी मेजरमेंट की बात कर रहा है। ओके जी, चलो पहले आते थे भाई तो कहाँ लेके जाऊं इन क्वेश्चंस को, तो करवा देते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद पढ़ो एक बारी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट, समायोजन की बात हो रहा है। मतलब कोई भी समस्या आपके सामने, आप किस प्रकार से खुद को ढाल लेते हो, खुद को किस प्रकार से उस कंडीशन के तहत अडेप्ट कर लेते हो खुद को, ठीक है, रोना धोना ना करके, वो क्या है, वो आपका एडजस्टमेंट कहा जाता है। और जब एडजस्टमेंट हम नहीं कर पाते तो माल एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी कि कुसमायोजन हो जाता है, ठीक है। ओके, सो कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट नहीं है विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस। भाई जो एडजस्टमेंट है वो असंतुलन पैदा करता है, या फिर इट मोटिवेट टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन, ये हमें मोटिवेट करता है भाई जिस प्रकार के सिचुएशन है आपके सामने आप उसी प्रकार से ढल जाइए, ठीक है। इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाई टेंशन एंड एंजाइटी। देखो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है आपको टेंशन होगी, आप एंजाइटी में चले जाओगे। और इसी के तहत हमारे जो सिगमंड फ्रूड है वो हमें डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। और डिजायरेबल चेंजेस, बिल्कुल ये भी सही बात है, हम सिचुएशन के तहत अडेप्ट करते हैं खुद को, हम हमारे साथ ये डिमांड होती है भाई आपको क्या है, एक तरीके से मूव ऑन, मतलब ढल जाना है सिचुएशन के तहत। ओके, लेकिन इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता है। सो आंसर 5th का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि फिर इससे ना मुझे समस्या नहीं होगी, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन आपको शायद एक स्क्रीन पर दिखाई भी दे सकते हैं, बता देना मुझे जैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, भाई रट लेना इन 3 थ्योरीज को। ओके, पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, और आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी कब डेवलप हो जाती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी वाली सिचुएशन कब आ जाती है बच्चे के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। सोचो समझो मेघा सरोया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान दो, इन्होंने कहा है एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, सो प्री ऑपरेशन में जो स्टेज होती है वो इरिवर्सिबिलिटी की स्टेज होती है, उसमें नहीं आती है। रिवर्सिबिलिटी कब आती है, आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है, मेघा सरोया। ओके, सो आंसर क्या जाएगा, मैम क्लियर नहीं है, तो फिर मेरे फोन में क्या खराबी है जो उसमें क्लियर है, ठीक है। अपना जो नेटवर्क है उसे स्ट्रॉन्ग करिए, और ऊपर जो वीडियो पे 3 मतलब सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को हायर कर दो, क्योंकि हमको रील नहीं देखनी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो कुछ आप नेट वगैरह खर्च कर रहे हो वो सब इस पे खर्च करो, ये काम की चीज है। तो छठे का जो आंसर बनेगा वो क्या करेगा, हाँ ठीक है, अभी तो सॉरी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर में नहीं बोलना है। चलो 7th क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा था एरिक एरिक्सन की थ्योरी को मत छोड़ के चले जाना, एरिक एरिक्सन एक फेवरेट टॉपिक है इन सबका। कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है। 8 स्टेज की बात करते हैं एरिक्सन हमारी, ठीक है, जो सामाजिक जो सिद्धांत है उनका, कौन सा है, साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसमें 8 स्टेज की बात करते हैं। हमको मैचिंग पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज 3 है, बिल्कुल है। आइडेंटिटी वर्सेस डोंट कंफ्यूज स्टेज 5 है, बिल्कुल सही बात है। ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेज 1 नहीं है, स्टेज 1 तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज होती है। सो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, 7th का 3 चला जाएगा, यस ओके। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज नंबर 4 होती है। मैंने कहा था पहली 5 स्टेज को रट लो,
पहली 5 स्टेज आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्कीनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मर्जी आप उसको याद कर लो, पढ़ लो, लिख लो, जो करना चाहते हो आप कर लो, बट आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को बनाना आता होना चाहिए है। तो स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के तहत कौन सा रिलेट नहीं करता है? एक्सटिंक्शन नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं करता, या फिर रीइंफोर्समेंट नहीं करता है। अब इस क्वेश्चन में एक झोल इन्होंने कर रखा है, और वो झोल ये कर रखा है कि ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट है। सो आपको एक फ्री का नंबर इस सेशन में, इस पर्टिकुलर ईयर में सभी कैंडिडेट को ऑब्वियस सी बात दिया गया होगा, क्योंकि ये सारे बढ़िया है, तो कोई भी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं बनता है 8 का। ठीक है ना 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 सुशीला महिया, ठीक है 1 मार्क नहीं करो, कुछ भी मार्क नहीं करना है भाई, सब कुछ है। ओके एक्सटिंक्शन भी इसका हिस्सा है, डिस्क्रिमिनेशन भी इसका हिस्सा है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी है, और रीइंफोर्समेंट की बात तो ये करते ही करते हैं। सो 8वें का आंसर कुछ भी मत दो, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, सो 8वें का आंसर कुछ नहीं होगा, सारे के सारे ऑप्शन इसी स्टेज के अंदर आते हैं। चलो 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड की बात करी जा रही है। ठीक है, आपकी अभिवृत्ति, किसी भी चीज के बारे में एटीट्यूड की बात करी जा रही है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, आपसे पूछा गया है। भाई किसी भी चीज के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या अवधारणा है, आपकी क्या अभिवृत्ति है, जो मर्जी आप समझ लो। ठीक है, एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिप्रेरणात्मक और प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, या फिर एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव टू स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, एटीट्यूड हैव ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, एटीट्यूड इज इनेट और रिक्वायर्ड बोथ। तो ध्यान में रखना, एटीट्यूड आपका इनेट नहीं होता है। ठीक है, एटीट्यूड कोई भी बच्चा लेकर के पैदा नहीं होता है, वो कब होता है, जब वो सोशल होगा, जब लोगों के प्रति वो लोगों से घुलना मिलना सीखेगा, चीजों को देखेगा, तब उसका एक एटीट्यूड डेवलप होता है। सो आप ये कह देना कि दोनों होता है, ये गलत है। ठीक है, सो 9th का यहाँ पर सिंपल सी बात है, डी बन जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि इतना कुछ है नहीं इसमें, कोई कोई क्वेश्चन बस आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जब भी बच्चों के विकास की बात आती है तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट की बात कर रहा है? डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, डेवलपमेंट फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, डेवलपमेंट इज ए क्युमुलेटिव प्रोसेस, या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो इंटर रिलेट बिल्कुल होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमसे तो करेक्ट पूछा गया है, और रैंडम भी नहीं होता, और ओनली भी एक नेगेटिव शब्द है। सो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी होता है और एक कुमुलेटिव प्रोसेस भी होता है, इस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। ओके यस, बहुत बढ़िया। चलो 10th का जो आंसर बन जाएगा वो आप नेग्लेक्ट करके भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, और ये जो हुनर है नेग्लेक्ट करने का, वो अपने आप में प्लीज जनरेट करने की कोशिश करो, बहुत हेल्प करेगा आपको। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। चलिए हम इंटेलिजेंस टाइप यहाँ पर पढ़ते हैं, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप जो मैंने आपको बताए हैं उनको लिख लिख के देख लो, उनको याद कर लो। ठीक है, जैसे मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो। ओके ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए जो टेस्ट टाइप होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं भाई? वो 2 तरीके के होते हैं जो टेस्ट टाइप होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है हमारा ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर भी आपका वर्बल और नॉन वर्बल होता है, इस नॉन वर्बल को ही परफॉर्मेंस कहा जाता है, और इसमें भी आपका वर्बल और नॉन वर्बल होता है। ठीक है, तो कैटल कल्चर जो है वो किस कैटेगरी में लाइक करता है? सो ध्यान में रखिएगा, ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट होता है। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है? नॉन वर्बल, और अगर उसमें बात करें तो आपका इंडिविजुअल ना होकर के ग्रुप में आता है। सो आंसर क्या जाएगा? 11 का सी जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। चलो क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? नई नई चीजें जनरेट होना आपके माइंड में। ठीक है, क्रिएटिव होना किसी भी बच्चे का, आप कोई भी सॉल्यूशन के प्रति डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच पाते हो, बहुत सारे आइडियाज आप जनरेट कर सकते हो आपके दिमाग में। ओके, आप बहुत ज्यादा जुगाड़ू भी होते हो उस सेंस में। सो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ओरिजिनलिटी क्या नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? फ्लुएंसी नहीं है? या फिर रिजिडिटी नहीं है? चलो हाँ
यस रिजिडिटी, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक अलग सा शब्द दिखाई दे रहा है, बाकी सब अच्छे शब्द हैं। ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये बिल्कुल साफ सुथरा है। सो आंसर क्या आ जाएगा? 12 का सी आ जाएगा। बहुत जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको विजिबल है, सो यहीं पे करा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? टीचिंग स्किल प्रभावित नहीं करता है, टीचर की टीचिंग स्किल प्रभावित नहीं करती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं करता है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज प्रभावित नहीं करता, या फिर वो दिखता कैसे है, उसका फिजिकल अपीयरेंस प्रभावित नहीं करता है। सो ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है भाई। कोई भी टीचर कैसा दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्किल से फर्क पड़ेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से उससे फर्क पड़ेगा, उसको ज्ञान कितना है किसी भी चीज का उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो क्या दिख रहा है, उसका जो हुलिया है वो कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ? सिर्फ ग्रोथ की बात करी गई है। ग्रोथ किस प्रकार का चेंज बच्चे में लाता है? सिर्फ स्ट्रक्चरल लाता है, फंक्शनल लाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों लाता है, या फिर कोई भी चेंज नहीं लाता है? सो जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट आपका दोनों आप कह सकते हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आप कह सकते हो। सो जब भी ग्रोथ की बात करते हैं तो आपके हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपकी मसल्स का ग्रो होना, सो ये कैसा चेंज है? आपका स्ट्रक्चरल चेंज है। कैसा चेंज है? स्ट्रक्चरल चेंज है। ओके, 14 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। भाई थोड़ा धीरे करवाऊं क्या? सिर्फ 2 से 3 लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी के सब लोग क्या करते हैं? 15 एक्सेलरेशन। हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो ये जो टर्म है वो बहुत बार आ चुकी है, आपको ये पता भी हो जाना चाहिए कि ये टर्म किन प्रकार के बच्चों के लिए आती है। एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट प्लान है एजुकेशन में, किस प्रकार के बच्चों के लिए है, कौन से प्रकार के बच्चों के लिए है, ये आपको बताना है। गिफ्टेड बच्चों के लिए होता है, स्लो लर्नर के लिए होता है, जिनमें लर्निंग की डिसेबिलिटी है उनके लिए होता है, या फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए होता है। तो ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? स्पीड अप करना किसी भी चीज को। ठीक है, आपकी स्पीड को मतलब जो पढ़ना है किसी भी चीज का उसको स्पीड अप कर देना, तो वो गिफ्टेड बच्चों के लिए ठीक रहता है। जो पहले से ही स्लो है उनके लिए आप एक्सेलरेशन करके उनको और दिक्कत दोगे। जिनके अंदर डिसेबिलिटी है उनको तो और ज्यादा रिमीडियल टीचिंग की आवश्यकता है। मेंटल रिटार्डेड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो एक्सेलरेशन किस प्रकार के बच्चों के लिए होगा? जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बच्चों के साथ अगर नॉर्मल तरीके से वो पढ़ेंगे तो वो बहुत बोर हो जाएंगे, उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवाने की जरूरत है ताकि उनका दिमाग उस चीज में चल सके। सो 15 का क्या है? उनके लिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल is to reinforce each correct response of the learner in operant conditioning? चलिए, नहीं मैम चाहे और भी फास्ट कर दो, ठीक है। चलो देखो भाई, रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल हमने पढ़े हैं, और मैंने जब थ्योरी करवाई थी और कल भी आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये सवाल आया था, और शायद आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और पार्शियल होता है तो फिर उसमें हम 4 प्रकार की चीजें पढ़ते हैं आपका। एक हम पढ़ते हैं कौन सा, रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, और एक हम पढ़ते हैं इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ये आपका रेस्पॉन्स से रिलेटेड है और ये आपका समय से यानी कि टाइम से रिलेटेड है। ओके, और दोनों आपके फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, ये भी फिक्स्ड और ये भी वेरिएबल होता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे भाई। एक तो है फिक्स्ड इंटरवल, बट देखो रेस्पॉन्स की बात कर रहा है तो टाइम को तो भूल जाओ, ठीक है। इंटरवल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसने 16 का 2 दिया है, क्या सोच के दिया है? ठीक है, क्या सोच के दिया है? इंटरवल तो समय से रिलेटेड है, वो कह रहा है रेस्पॉन्स, ठीक है, समय से रिलेटेड होता है ये। सो इंटरवल मत लगाओ प्लीज, मेघा सरोया। ओके, 16 का 2 तो कतई गलत है, 1 भी कतई गलत है। ओके, सिर्फ 3rd और 4th में आप कंफ्यूजन रख सकते हो, इंटरवल की बात बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि रेस्पॉन्स की बात कर रहा है, टाइम की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि वो जो है बच्चे को रीइंफोर्स कर रहा है उसके हर करेक्ट रेस्पॉन्स पर, ठीक है, जितनी बार भी वो करेक्ट रेस्पॉन्स कर रहा है उस पर वो क्या कर रहा है, उसको रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है। सो क्या कर रहा है भाई, वो फिक्स्ड, या तो फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है, या तो वो एक निश्चित रिस्पॉन्स के तहत उसको चीजें कर रहा है, या फिर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो जाएगा फिक्स्ड रेशियो में जाएगा,
ठीक है, फिक्स्ड रेशो में, यानी कि फिक्स है भाई, आप जितने करेक्ट रेस्पॉन्स करेंगे, आप जितना सही जवाब देंगे उतना ही आपको रीइंफोर्स मिलेगा। ठीक है, तो 16 का आंसर यहाँ पर क्या जाता है, सी जाता है। 16 का आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। फिक्स्ड रेशो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ओके, कॉन्टिन्यूस तो फिर होता है कि आप हर बार उसको दिए ही चले जा रहे हो, दिए ही चले जा रहे हो। ओके, चलो आंसर इसका क्या बनेगा, 16 का सी बनेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इंटरवल तो जिसने दिया है मतलब फिर आपको कंफ्यूजन है, फिर आप दोबारा जाओ थ्योरी में। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल एक्सिस हेड टू फुट। हेड टू फुट, सर से पैर की तरफ जब आपका विकास होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, केफेलोकोडल कहा जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर टू आउटर होता है, सेंटर टू आउटर होता है। ओके, ये चीज प्लीज ध्यान में रखना, और बहुत आसान है और पता नहीं क्यों ये पूछते भी हैं। चलो नेक्स्ट करो। 17 के बाद 18 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चन सिमिलर है डिफिकल्टी लेवल पर, बट मोर इंपोर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल सेम है क्वेश्चन का, जो आपको देखना है वो ये देखना है कि टाइम कितना आप ले रहे हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पीड टेस्ट कहा जाता है, पावर टेस्ट कहा जाता है, वर्बल टेस्ट कहा जाता है, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। क्या आप यहां पर मार्क करेंगे। ओके, देखो जब क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी अगर वो सेम रहती है और आप टाइम को देखते हो तो उसको स्पीड टेस्ट कहा जाता है। भाई कितना स्पीड है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसमें टाइमिंग देखा जाता है। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी है वो बढ़ाई जाती है। ठीक है, उससे पता चलता है आपका पावर कितना है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाई जाती है, वो आपका पावर टेस्ट होता है। सो इस पर्टिकुलर का जो आंसर आ जाएगा वो स्पीड टेस्ट आएगा, और ये पूछा जाता है। ठीक है, ये एक शायद एक साल में, शायद इस 2022 वाले में ही पीआरटी, टीचर और पीजीटी सब में पूछा गया है। ओके, चलो 19th क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड, आपका कौन सा नहीं है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी और वर्ड एसोसिएशन। तो ध्यान में रखना, जो वर्ड एसोसिएशन है वो आपका प्रोजेक्टिव मेथड है, बाकी सब आपके इसके तहत जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टिव है तो ये आपका सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, 19th का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस। भाई बुद्धि में वो बिल्कुल एवरेज है, क्रिएटिविटी में लो है, और हाई लेवल है एडजस्टमेंट में। ये किसका एग्जांपल है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का है, इंट्रा का है, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस है, या फिर एक्सपेक्टेड डिफरेंस है। जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का डिफरेंस आप यहां पर कहेंगे। देखो मीनल की बात करी जा रही है, मीनल की खुद की बात करी जा रही है, मीनल के सेल्फ की बात करी जा रही है। भाई वो एवरेज है, इंटेलिजेंस में, क्रिएटिविटी में वो लो है, और एडजस्टमेंट में वो बहुत हाई है। ठीक है, सो ये जाएगा आपका इंटर में ना जाकर के, ये आपका इंट्रा में जाएगा, क्योंकि जब भी सेल्फ के ऊपर चीजें बात आती है तो उसको इंट्रा कहते हैं, और इंटर होता है जब काफी सारे लोगों के साथ आपकी चीजें चल रही हो तो वो आपका इंटर कहलाता है, जब आप सोशल होते हो। अगर किसी और के साथ कंपेरिजन में करते हैं तो आप इंटर में चले जाते हैं, बट अभी फिलहाल मीनल की ही बात हो रही है तो आप इसको इंट्रा मार्क करेंगे। ठीक है, तो 20 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर, ब्रूनर ने किस प्रकार के करिकुलम की बात करी है जब वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो किस प्रकार के करिकुलम की बात करी है ब्रूनर ने। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो ब्रूनर है स्केफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया था। 3 प्रकार के मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात भी यहाँ पर ब्रूनर करते हैं। ठीक है, ओके, डिस्कवरी लर्निंग की बात भी यहाँ पर करते हैं। साथ ही इन्होंने जो करिकुलम दिया वो स्पाइरल करिकुलम की बात करी है। किस प्रकार की, स्पाइरल करिकुलम की बात यहाँ पर करी है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। हु डेवलप्ड द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देख लो भाई किसने डेवलप करा है। सो सिंपल सी बात है, सोशल कल्चर थ्योरी तो आपकी किसने करी है, हमारे वाइगोत्स्की ने करी है। सो हमारे वाइगोत्स्की यहाँ पर दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 पर, तो आप फटाफट से इनको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, what is the mechanism called through which a child tries to change his own ego to that of someone else। भाई ये मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म वाला एक सवाल आ चुका है। ये मैकेनिज्म क्या कहलाया जाता है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, उसे क्या कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, या फिर प्रोजेक्शन, क्या उसको कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे। चलो
23 का बताओ, उसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। किसी और के आइडेंटिटी को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करना, उसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, आइडेंटिफिकेशन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इनको बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, बाकी इनसे आसान फिर कुछ भी नहीं है डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफर्ड के स्ट्रक्चर का? गिलफर्ड ने जो आपका एसओआई मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया है, उसमें कौन सा पार्ट नहीं है? ऑपरेशन, कॉग्निशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सॉरी तीन की बात करी इन्होंने। एक आपका ऑपरेशन है, एक कंटेंट है और एक आपका प्रोडक्ट है, जिसमें जो कंटेंट है वो आपके 5 सब पार्ट्स हो जाते हैं, ऑपरेशन के 6 और प्रोडक्ट के भी यहाँ पर 6 है। इस प्रकार से कितनी प्रकार के मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं? 180, क्योंकि 6 पंजे 30, 30 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। ठीक है, पहले 120 था, फिर 150 हुआ, फिर अब जो है वो 180 हम लोग पढ़ते हैं। कितनी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं? 180। ओके, सो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। जो नहीं है वो क्या है? कॉग्निशन है। 24 का आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हु प्रोपाउंडेड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? जरूरी नहीं है होवर्ड गार्डनर से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी थ्योरी से पूछ सकते हैं, इसलिए आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलेंगे। ट्रायर्किक थ्योरी को सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी भी यहाँ पर कहा जाता है, जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है? स्टर्नबर्ग के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें उन्होंने कितनी एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करी है? इन्होंने बात करी है एनालिटिकल, क्रिएटिव और आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें। इनके भी फर्दर सब पार्ट्स है जो आप सभी को पता होना चाहिए है। 25 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? चलिए मैम, क्या ये सच है? रेनू सैनी बाद में बात करेंगे। ठीक है, जो भी सच है झूठ है सबका पर्दाफाश होगा। ओके, बाद में बताना मुझे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अभी, मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 26। फैमिली एंड स्कूल आर एग्जांपल ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम? देखो भाई, ब्रॉनफेन ब्रेनर की बात हो रही है यहाँ पर, 5 प्रकार के सिस्टम की बात करते हैं। फैमिली और स्कूल जब वो सबसे पहले ही सिस्टम में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ही सिस्टम में आ जाएंगे। तो कौन सा आ जाएगा भाई? सबसे पहला कौन सा होता है? माइक्रो, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड देन क्रोनो। ये 5 प्रकार के सिस्टम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्यादा डीप में भी अगर आप नहीं भी जाते हो तो भी आपके काफी नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख रहे हो, बिल्कुल ही फैक्चुअल चीजें पूछ रहे हैं ये। अब इसमें देख लो भाई, क्या आप ये नहीं कर सकते हो? पियाजे ने क्या दिया है? आपको नोट छांटना है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, बिल्कुल दी है। बंडुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, बिल्कुल दी है। एरिक्सन ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, साइको सोशल बिल्कुल दी है। तो वाइगोत्स्की ने मोरल डेवलपमेंट नहीं दी, इन्होंने तो सोशियो कल्चर थ्योरी यहाँ पर दी है। ठीक है, सोशियो कल्चर थ्योरी यहाँ पर दी है। सो 4th हमारा करेक्ट आंसर है। क्या इससे कोई आसान चीजें हो सकती है? नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन? जिसको बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करना आता है, जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, उसको पता होता है उसकी क्षमता और उसकी लिमिटेशन के बारे में, सीमाओं के बारे में उसको पता रहता है। या फिर रेस्पेक्टिंग हिमसेल्फ और अदर्स, वो खुद को भी सम्मान करता है, दूसरों को भी सम्मान करता है। संतुलित आकांक्षाएं होती है उसकी, या फिर उसके व्यवहार में रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी एक नेगेटिव टर्म है, और जब वो बंदा ऑलरेडी वेल एडजस्टेड है तो आप ये नहीं कहेंगे। सो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? रिजिडिटी इन बिहेवियर। ओके, यस, 28 का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। मेंटल हेल्थ इज फुल एंड हार्मोनियस फंक्शन ऑफ होल पर्सनालिटी। ये डेफिनेशन मेंटल हेल्थ के बारे में किसके द्वारा दी गई है? मेनिंगर के द्वारा, हेडफील्ड के द्वारा, ड्रेवर के द्वारा, या फिर वोल्टिन के द्वारा? किसके द्वारा दी गई है? तो थोड़ा फैक्चुअल चीजें हैं, ये ध्यान में रखना। इसको हेडफील्ड के द्वारा दिया गया। कई बार भैया ऐसे पूछ लेते हैं, सेंटेंस को दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं किसके द्वारा दिया गया है। तो ये पर्टिकुलर जो शब्द है वो बोले गए हैं हेडफील्ड के द्वारा। 30 देखो, लास्ट क्वेश्चन है, कौन से साइकोलॉजिस्ट बात, ओ माई गॉड, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड विद गेस्टाल्टिज्म? भाई इस सवाल को जो भी गलत करेगा ना, वो इसी वक्त इस लाइव को छोड़ सकता है। ठीक है, ओके। मैम आज AWS वाला एग्जाम देखिए आई, मैं CDP के सारे क्वेश्चन करके आई। एक क्वेश्चन में आया, उसने पूछा था NEP में 6 से 8 ग्रेड वाले बच्चों को मंथ में कितने दिन विदाउट बैगेज स्कूल होता है? ओके जी,
क्रैशमर ऑफ 30, ये क्या बता दिया, क्रैशमर कहाँ से आ गया। चलो 30 देखो, अच्छा सॉरी देखो भाई, गेस्टाल्टिज्म में यहाँ पर रुक गई थी। गेस्टाल्टिज्म की जब भी बात आती है तो सबसे पहले जो मेरे शब्द होते हैं ना, वो क्या शब्द होते हैं, वो मेरे शब्द होते हैं ट्रिपल के, और जो फादर है वो कौन है, वर्दीमर। तो कोलर, कोफका, वर्दीमर, जो नहीं आ जाएगा वो क्रैशमर। क्रैशमर कौन है भाई, पर्सनालिटी की बात करते हैं, 4 प्रकार के पर्सनालिटी की बात करते हैं। कितने प्रकार की क्रैशमर बात करती हैं, 4 प्रकार की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। एक एस्थेनिक है, एक एथलेटिक है, एक आपका पिकनिक टाइप है, और एक आपका डिस्प्लास्टिक है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो इससे आसान सवाल और आपका क्या ही बन सकता है। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सीडीपी के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो